भारत में हर साल लाखों करोड़ों लोग सरकारी नौकरी की परीक्षा देते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इन परीक्षाओं को करवाने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें पर्दे के पीछे क्या होता है? तो चलिए आज सार्वजनिक दस्तावेजों और रिपोर्ट्स के आधार पर इस पूरी टेंडर प्रक्रिया से जुड़े विवादों की गहराई से पड़ताल करते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में एक कंपनी है जिसका नाम है एडुक्विटी। जरा सोचिए, कुछ ही सालों के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू 7 करोड़ से बढ़कर सीधे 135 करोड़ रुपए हो जाता है। ये जो उछाल है ना, ये वाकई हैरान करने वाला है और यहीं से कई सवाल खड़े होते हैं। और बस हमारी पड़ताल भी यहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हमें सरकारी परीक्षाएं कराने के लिए प्राइवेट कंपनियों की जरूरत ही क्यों पड़ी। असल में ये कहानी उस सिस्टम की है जो लाखों उम्मीदवारों के बढ़ते बोझ के तले सचमुच दबता जा रहा था। देखिए, आज़ादी के बाद यूपीएससी को एक संवैधानिक संस्था बनाया गया। इसका मतलब ये था कि उसकी बनावट और उसके नियमों को बदलना बहुत मुश्किल था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्रुप बी और सी नौकरियों के लिए जो एसएससी बना, उसे ऐसा कोई संवैधानिक प्रोटेक्शन नहीं मिला। ये सुनने में एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन आगे जो कुछ भी हुआ उसे समझने के लिए ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। तो हुआ ये कि 2000 के दशक में पेपर लीक एक बहुत बड़ी, एक नासूर बन चुकी समस्या थी। इससे निपटने के लिए 2015 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी को लाने का फैसला हुआ। सोचा गया कि इससे पेपर लीक रुक जाएगा, लेकिन इस प्लान को जमीन पर उतारने के लिए पूरे देश में कंप्यूटर लैब्स, सॉफ्टवेयर और सर्वर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए था, जो सरकार के पास था ही नहीं। और बस यहीं से प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजा खुल गया। पहले वेंडर के साथ जो धोखाधड़ी और तकनीकी गड़बड़ियों के अनुभव हुए, उसके बाद एसएससी ने 2018 में नियम काफी सख्त कर दिए। नतीजा, टीसीएस ने टेंडर जीता और अगले 5 साल यानी 2023 तक एग्जाम सिस्टम में एक तरह की स्टेबिलिटी आ गई। ये जो दौर था ना, ये आगे होने वाले बदलावों को समझने के लिए एक बेंचमार्क, एक मानक बन गया। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। सोर्स मटेरियल के मुताबिक कई सरकारी टेंडरों में एक ही कंपनी से जुड़ा एक पैटर्न बार बार दोहराया गया। तो सूत्रों के मुताबिक एक बहुत ही दिलचस्प 4 स्टेप वाला पैटर्न सामने आता है। ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, एक कंपनी टेंडर हार जाती है। स्टेप 2, अचानक से वो पूरा का पूरा टेंडर ही रद्द कर दिया जाता है। स्टेप 3, नियम बदल दिए जाते हैं। और स्टेप 4, आखिर में वही कंपनी जो पहले हारी थी, नया टेंडर जीत जाती है। चलिए देखते हैं कि ये पैटर्न कथित तौर पर कैसे काम करता है। हमारा पहला उदाहरण है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो जेईई और नीट जैसे बड़े बड़े नेशनल एग्जाम कराती है। यहां भी कथित तौर पर बिल्कुल यही पैटर्न देखने को मिला। तो हुआ ये कि जब एडुक्विटी एनटीए के शुरुआती टेंडर में टेक्निकली डिस्क्वालीफाई हो गई, तो टेंडर ही कैंसिल कर दिया गया। और जब टेंडर दोबारा निकला तो नियम बदल चुके थे। आईटी स्टाफ की जो शर्त थी वो कम कर दी गई और एवरेज टर्नओवर की लिमिट 50 करोड़ से घटाकर सिर्फ 10 करोड़ कर दी गई। इन बदलावों का सीधा फायदा कथित तौर पर एडुक्विटी को मिला और वही कंपनी जो पहले रेस से बाहर हो गई थी, अब विनर बन गई। और ये पैटर्न सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं दिखा। मध्य प्रदेश के एमपीपीईबी, जिसे लोग पहले व्यापम के नाम से जानते थे, उसके एक स्टेट लेवल टेंडर में भी यही कहानी दोहराई गई। यहां तो तस्वीर और भी ज्यादा साफ है। 2020 में एडुक्विटी एनएसआईटी से टेंडर हार गई, लेकिन फिर 2021 में टेंडर कैंसिल। एक साल बाद 2022 में जब टेंडर दोबारा निकला तो कौन जीता? एडुक्विटी। नतीजों का ये पूरा उलटफेर उसी कथित पैटर्न की तरफ इशारा करता है। अब हम आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का टेंडर। ये भारत की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसियों में से एक है और लाखों करोड़ों उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करती है। देखिए, 2018 के जो सख्त नियम थे, उनके हिसाब से एडुक्विटी एसएससी टेंडर के लिए क्वालिफाई ही नहीं करती थी। लेकिन 2023 में नियम बदल दिए गए। एग्जाम में बैठने वाले छात्रों की क्षमता वाली शर्त 50 लाख से घटाकर 10 लाख कर दी गई और करोड़ों के फाइनेंशियल क्राइटेरिया में भी ढील दे दी गई। इन बदलावों ने एडुक्विटी के लिए इस खेल में आने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। जब पहली बार बोली लगी तो टेक्निकल इवैल्यूएशन में टीसीएस ने एडुक्विटी को बड़े आराम से हरा दिया। टीसीएस का स्कोर था 94.22 और एडुक्विटी का 87.88। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? ठीक उसी कथित पैटर्न के मुताबिक जुलाई 2024 में पूरा का पूरा टेंडर ही रद्द कर दिया गया।
जब टेंडर दोबारा जारी हुआ तो उसमें एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा एक निर्णायक बदलाव था। टेक्निकल काबिलियत का जो वेटेज था उसे 70% से घटाकर 65% कर दिया गया, जबकि सबसे कम बोली का वेटेज 30% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। अब सीधी सी बात थी, जो कंपनी सबसे कम बोली लगाएगी उसे एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला था। और यहीं पे सारा खेल पलट गया। टीसीएस ने प्रति छात्र 31 रुपए की बोली लगाई, जबकि एड्यूक्यूटी ने एक हैरान करने वाली कम बोली लगाई, सिर्फ 17.1 रुपए। अब क्योंकि फाइनेंशियल बिड का वेटेज बढ़ा दिया गया था, ये बेहद कम बोली ही डिसाइडिंग फैक्टर बन गई और एड्यूक्यूटी ने भारत का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ टेंडरों और नियमों की नहीं है। इसका सीधा, बहुत सीधा असर उन लाखों छात्रों पर पड़ता है जो इन परीक्षाओं पर अपना भविष्य दांव पर लगाते हैं। तो आखिर इन सब कॉर्पोरेट लड़ाइयों और ब्यूरोक्रेटिक बदलावों का उन उम्मीदवारों के लिए क्या मतलब है जो सालों साल इन नौकरियों के लिए तैयारी करते हैं? स्रोत से लिया गया ये जो कोट है ना, ये उन उम्मीदवारों की जमीनी हकीकत को बयां करता है। वो दूर दराज के सेंटरों तक जाते हैं, टेक्निकल ग्लिच से जूझते हैं और कई बार तो पूरा पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए निकाल देते हैं। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये उनकी जिंदगी का संघर्ष है। एक और गंभीर चिंता सब कॉन्ट्रैक्टिंग को लेकर उठती है। आरोप यह है कि भले ही टेंडर एडुकेटी ने जीता हो, लेकिन जमीन पर काम कई दूसरी कंपनियां कर रही हैं। जॉब पोस्टिंग्स में इनोवेटिव व्यू और विंसिस्को जैसी कंपनियों के नाम सामने आए, जिनका टेक्निकल इवैल्यूएशन तो एसएससी ने कभी किया ही नहीं था। नए वेंडर के आने के बाद छात्रों की तरफ से शिकायतों की एक लंबी लिस्ट सामने आई है। बहुत दूर दराज के एग्जाम सेंटर, आखिरी मिनट पर सेंटर का पता बदलना, बार बार सर्वर क्रैश होना, स्क्रीन पर सवालों का न दिखना और यहां तक कि रिमोट एक्सेस से धोखाधड़ी के आरोप भी लगे हैं। ये दिखाता है कि टेंडर प्रक्रिया के मुद्दे जमीनी हकीकत में कैसे बदल जाते हैं। और इस सब के बीच सरकार ने कम बोली की वजह से हर साल लगभग 22.4 करोड़ रुपए बचाए, लेकिन ये बचत छात्रों तक नहीं पहुंची। एप्लीकेशन फीस और करेक्शन फीस सब पहले जैसा ही रहा। मतलब सरकार ने तो पैसे बचा लिए, लेकिन छात्रों को कथित तौर पर कम क्वालिटी की सर्विस के लिए भी वही कीमत चुकानी पड़ी। और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब वो प्रक्रिया ही पारदर्शी और निष्पक्ष न लगे, जिसके आधार पर लाखों लोगों के करियर और भविष्य का फैसला होता है, तो फिर उस पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता का क्या होता है?